नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के क्रम में अपने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, उनमें से हमारा लास्ट जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो उत्तर मौर्य काल से संबंधित था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज मौर्य काल के बाद में जो भारत पर जब मौर्य काल का पतन हो गया, उसके पतन के बाद में भारत में जितने विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, उनमें से हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण प्रमुख माने जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं आक्रमणकारियों के विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब मौर्य काल का इतना बड़ा जो मौर्य साम्राज्य था हमारा, उसका पतन हो गया। उसके पतन के बाद में जो उत्तर मौर्य काल का समय था, उस उत्तर मौर्य काल में जो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ का उदय हुआ, उनके बाद में जो उनके क्रियाकलाप थे, उन शासकों के जो अयोग्यताएं थीं, वो सारी चीज़ें मिल करके इन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही थी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन विदेशी आक्रांताओं के लिए एक निमंत्रण था, और जिसका फ़ायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया भी। और भारत पर आक्रमण का जो दौर है वो उत्तर मौर्य काल के बाद में आरंभ होता है, क्योंकि जो भारत की सीमाएं थीं अब वो असुरक्षित हो चुकी थीं। वो क्षेत्र जिसको कि मौर्यों ने सुरक्षा प्रदान की थी, अब वो सारे क्षेत्र असुरक्षित हो चुके थे, उनकी सीमाएं असुरक्षित हो चुकी थी। और जिसी के वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो हमारा भारत का ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये अफ़गानिस्तान वाला, इनसे आक्रमण शुरू हुए और इन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। सबसे पहले हम लेंगे हिंद यूनानी, इनका क्रम क्या है भारत में आने का। ये क्रम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला है हिंद यूनानी, वो भारत में आए। उसके बाद में जो सेकंड आए हैं वो शक है, थर्ड नंबर पर पहलव और फोर्थ नंबर पर कुषाण। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में सत्ता की स्थापना होती है। देखिए, आने के क्रम में ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों में जो वास्तव में भारत आकर के जिन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया और वो इस कार्य में सफल भी हुए, वो हैं कुषाण। यानी ये चार थे, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, लेकिन इनमें से सफलता किसे मिली? कुषाणों को। क्योंकि इनके टाइम में हम आगे देखेंगे कि गांधार कला, मथुरा कला, इन सब के बारे में कि कैसे इनका विकास होता है। चलिए सबसे पहले लेंगे हिंद यूनानी। जो शासक थे, आक्रांता थे, इनको इंडो ग्रीक के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इनका प्रथम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उसका नाम था ड्रेमेटियस। ड्रेमेटियस ने भारत पर आक्रमण किया, और ये किन किन क्षेत्रों से होते हुए भारत आया और कितने क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया था? अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसके अलावा पंजाब और सिंध इत्यादि के जो क्षेत्र हैं, वो सब ड्रेमेटियस के द्वारा उस कालखंड में जीते गए थे। इसके साथ ही साथ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इन्होंने अपनी सत्ता कायम की थी, और इन्होंने अपनी राजधानी, इंडो ग्रीक जो आक्रांता थे, इन्होंने राजधानी साकल, यानी कि जिसे हम वर्तमान में सियालकोट के नाम से जानते हैं, उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद एक और शासक का नाम मिलता है, वो है मिनेंडर। अब देखिए, मिनेंडर जिसे कि मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, अगर हम इनका समय देखेंगे तो 165 ईस्वी से 143 ईस्वी के आसपास का माना जाता है।
और अगर हम मिनंडर के बारे में चर्चा करेंगे तो ये जो हमारे हिंद यूनानी शासक थे उसमें सबसे प्रमुख और सफल शासकों में से एक माना जाता है। मिनंडर की जो मुलाकात है वो नागसेन से हुई। इसके संदर्भ में जो थोड़े से तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उतने ही पॉइंट लेंगे। और नागसेन से चर्चा के पश्चात, ये नागसेन कौन था? ये बुद्धिस्ट जो धर्म था उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति था और इससे चर्चा के उपरांत मिनंडर ने ही बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। इससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसके क्वेश्चंस के विषय पर चर्चा करना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। उन सारे कुछ उसके द्वारा किए गए क्वेश्चन और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर, इसी क्वेश्चन और उत्तर का एक लेखन है मिलिंद पन्हो। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक किताब है। इसके बाद हम देखते हैं इसी कालखंड में कि भारत में सोने के जो सिक्के हैं, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही चलाए गए थे। इनको ग्रीक शासक बैक्टीरिया ऐसे नाम से भी जानते हैं कि इनके द्वारा चलाए गए थे सोने के सिक्के। इसके बाद आता है कि हिंद यूनानी जो थे इन्होंने एक नई व्यवस्था की थी। क्या? कि सिक्कों पर राजा का चित्र अंकित किया। यानी हिंद यूनानी जो शासक थे इन्होंने जो एक नई टेक्निक है वो क्या शुरू की थी? सिक्कों पर जो राजा का चित्रांकन था वो ये लेके आए थे। इसकी शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है एक आर्ट जिसको कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ये कला हिंद यूनानियों की मानी जाती है। ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट है ये भारतीय कला का जुड़ाव इससे देखा जाता है, क्योंकि इसी कला का जो प्रभाव है वो हम भारत में जो गांधार कला का जन्म हुआ है, हम उस गांधार कला में इस हेलेनिस्टिक आर्ट को यूज़ होते देखते हैं। और ये कला कहाँ से आई थी? हेलेनिस्टिक आर्ट ये हिंद यूनानी जो आक्रांता थे या कहना चाहिए इंडो ग्रीक जो शासक थे उनसे संबंधित थी। इसके साथ ही साथ ये लेंगे कि नाटक मंचों पर पर्दा उठाने एवं पर्दा गिराने की प्रथा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो मंच पर आज भी पर्दा उठाने और पर्दा गिराने की जो प्रथा है ये भी इन्हीं आक्रांताओं के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद दूसरे आक्रांता जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया उस दौर में वो थे शक। ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी। अगर हम शकों के विषय में लेंगे तो उस कालखंड में ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो कि चरागाह की खोज करते करते भारत तक आ गई थी, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद जब ये भारत आ गए तो ये कई कबीलों में बट गए। समानतः ये 5 भागों में बटे थे। ऐसे इनको बोला जाता है कि उत्तर के शक, दक्षिण के, पूर्व के, पश्चिम के। लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला शकों का माना जाता है वो पश्चिम कबीला माना जाता है, क्योंकि इसी पश्चिम शाखा के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो शासक था, उसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का अगर हम समय लेंगे तो 130 से लेकर के 150 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड है ये रुद्रदामन का है। रुद्रदामन ने गुजरात में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन के द्वारा गुजरात में कराया गया था सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। इसके बाद में ये एक संस्कृत प्रेमी शासक भी था। कौन? रुद्रदामन। इस बात का उल्लेख हमको जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि चंद्रगुप्त, और ये जो सुदर्शन झील है ना, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन के द्वारा कराया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत में मौर्य वंश की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है, इसीलिए रुद्रदामन को एक संस्कृत प्रेमी शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। इसके पश्चात उसने अपना नाम विक्रमादित्य रखा।
ठीक है। फिर कैलेंडर वर्ष, जो विक्रम संवत की शुरुआत है वो इसी कालखंड में चलाया गया था। और ये जो शकों के द्वारा शुरू किया गया वो शक संवत था। भारत का जो कैलेंडर वर्ष है वो शक संवत पर आधारित है। ये भारत में मतलब भारत की जो तिथि बद्ध किया जाता है जानकारियों को, वो शक संवत के आधार पर आधारित कैलेंडर चलता है भारत में। जबकि विक्रम संवत नेपाल में चलता है। जो कैलेंडर वर्ष है विक्रम संवत का वो नेपाल में प्रचलित है। इसके बाद तीसरा हम लेंगे पहला, जिनको कि पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रवेश भारत में उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर पश्चिम से होना कि उत्तर में अगर आप देखोगे तो आपका हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। फिर ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ये पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान का एरिया, ये उनको एक ऐसा क्षेत्र नज़र आता था जहाँ से उनको सेफली वो यहाँ से प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि दक्षिण से प्रवेश नहीं हो सकता था, हिंद महासागर पूर्व में भी नहीं हो सकता था, नदियों का अपूर्व संगम था। तो ये वाला जो एरिया था ये उनको बड़ा सेफ लगता था भारत में प्रवेश करने का। और इन पार्थियन की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इनका एक प्रमुख शासक था, उसका नाम था गोंडोफर्निस। और इनके विषय में कहा जाता है कि सेंट थॉमस नाम का जो पादरी था वो भारत में धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। सेंट थॉमस नाम का जो पादरी था वो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। किसके काल में आया है? तो ये गोंडोफर्निस के काल में आया है। यहाँ पर हम गोंडोफर्निस का नाम लेंगे। जो हमारा चौथा इम्पॉर्टेंट वंश है जिन्होंने आक्रमण किया भारत में वो था कुषाण वंश। ये वंश था जो आक्रांता के रूप में भारत में प्रवेश करता है और भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफलता हासिल करते हैं। ये चीन के पश्चिमी भाग में रहने वाली जाति थी ऐसा माना जाता है और इन्होंने मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया। इनके प्रमुख 5 कबीले माने जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कुषाण वंश, हमने पहले भी बताया 5 थे उसमें से एक ये कुषाण वंश। और इसके जो संस्थापक माना जाता है वो कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा आता है व्यक्ति उसका नाम था विम कटफिसेस। और इसके बाद धर्म की अगर हम बात करते हैं तो राव करके, जिनका जो कुषाण वंश के जो शासक थे इन्होंने जिस धर्म को माना है वो शैव धर्म को माना है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर हम कुषाण वंश का लेंगे तो वो कनिष्क का ही नाम आता है। कनिष्क का जो समय है वो 78 ईस्वी के आसपास का है। और कैलेंडर वर्ष इनका जो है वो शक संवत इनके ही द्वारा शुरू किया गया है। भारत में राष्ट्रीय पंचांग, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर ही आधारित है। इसके बाद में पाकिस्तान यानी कि पुरुषपुर, पेशावर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था और इनकी दूसरी राजधानी भी थी कुषाण वंश में, वो थी मथुरा। यानी पहली राजधानी क्या थी? पेशावर, और दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया था मथुरा को। ये दूसरी राजधानी थी कुषाण वंश के शासकों की। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने जो चीन का सिल्क रूट था उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। चीन से लेकर के मध्य एशिया तक का जो व्यापारिक क्षेत्र था वो अब इनके अधिकृत हो चुका था और उस क्षेत्र से टैक्स वसूलने का काम इन्होंने अपने ऊपर ले रखा था, जिससे धन अधिक होने के कारण जो कुषाण वंश के शासक थे इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के, आप ये भी देखिए इतिहास जो है हमको ये बताता है, हमारा जो साहित्य है इतिहास से संबंधित वो हमें ये एक्सप्लेन कर देता है कि उस कालखंड की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। अब आप सिर्फ एक इस कथन से आप उस कालखंड की अर्थव्यवस्था का आकलन आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी तक कहीं पर भी शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर मिलते हैं।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुषाण वंश का जो कालखंड था वो कितना प्रॉस्परस काल था। और ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के, अगर देखिए दोनों में अंतर है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के, तो उसमें आएगा हमारा कुषाण वंश, हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के, तो वो फिर कालखंड गुप्त आएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। बौद्ध धर्म को कनिष्क ने स्वीकार किया था, यानी कनिष्क ने किस धर्म को स्वीकार किया था बाद में? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म की किस शाखा का ये अनुयायी था? ये महायान शाखा का। इसके बाद चौथी बौद्ध संगति, वो भी कनिष्क के ही काल में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ हम कुषाण वंश के काल में हम देखते हैं कि गांधार कला और मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का विकास होता है, जो कि कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया। इसके साथ ही साथ हिंद यूनानी कला, भारतीय कला, इन दोनों का जो प्रभाव है वो हमें बौद्ध धर्म में प्रधानता दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ कनिष्क के कुछ दरबारियों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। जैसे एक नाम आता है अश्वघोष का, इन्होंने किसकी रचना की है? बुद्ध चरित की। दूसरा नाम आता है चरक का, इन्होंने रचना की है चरक संहिता की, जो कि चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तीसरा नाम आता है सुश्रुत का, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, जो कि शल्य चिकित्सा के ज्ञाता माने जाते हैं। चौथा नाम आता है नागार्जुन का, इन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत की खोज की थी। और भारत का आइंस्टीन भी नागार्जुन को कहा जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि इसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं, कि नागार्जुन का कालखंड पहले है कि आइंस्टीन का कालखंड पहले है? क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आइंस्टीन को कि भारत का नागार्जुन? पर ये तो एक अलग विषय है। इसके साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुद्ध सोने के ही सिक्के प्रचलन में आए हैं, इन्होंने तांबे के जो सिक्के हैं उसका भी प्रचलन इन्होंने किया है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो विदेशी आक्रांता हैं वो भारत में आते हैं, और भारत में वो क्यों आते हैं, उससे पूर्व भारत की जो राजनैतिक स्थिति थी वो कैसी थी, किस तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य का पतन हो जाता है, मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य का, और छोटे छोटे डायनेस्टीज़ का उदय होता है, और उनके आपसी मतभेदों का लाभ उठा करके जो ये विदेशी आक्रांता हैं ये भारत आते हैं और अपने साम्राज्य को स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफल होते हैं। और इसी के साथ ही साथ जो कुषाण वंश है उसका भी पतन होता है। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम गुप्त काल का लेंगे और गुप्त काल पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी आज की क्लास अच्छी लग रही हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।